हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मुक्ति बोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस कविता का पहला अंश है, जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। वह नहीं दिखता नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा गुम। तिलस्मी खो में गिरफ्तार कोई एक, भीग पार आती हुई पास से, गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा, अस्तित्व जनाता अनिवार्य कोई एक। और मेरे हृदय की धक धक पूछती है वह कौन। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां मुक्ति बोध के चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह की अंधेरे में शीर्षक कविता से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने नाटकीय शैली में इस कविता के नायक का परिचय दिया है। इसकी व्याख्या देखें। यह कविता कवि का अंतर्द्वंद प्रस्तुत करती है। यह अंतर्द्वंद कवि के चेतन मन तथा अवचेतन मन के बीच हो रहा है। कवि का चेतन मन सुविधा भोगी है, खतरे उठाना नहीं चाहता, अतः कवि आत्मा की वाणी अनसुनी कर ऐसा साहित्य लिखता है जिससे रोजी रोटी कमाई जा सके तथा सत्ता शासन पूंजीपतियों को रुष्ट ना किया जाए, जिसके लिखने में किसी प्रकार का किसी भी दिशा से कोई खतरा ना हो। इसके विपरीत अवचेतन मन क्रांतिधर्मी है। वह समाज में व्याप्त शोषण, उत्पीड़न, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लिखने के लिए कवि को बार बार प्रेरणा देता है, उकसाता है और ललकारता है। अपनी इसी दुविधा को कवि प्रतीकात्मक शब्दावली में बिंब द्वारा व्यक्त कर रहा है। क्रांति और विद्रोह की कविता लिखने के भाव और विचार उसके मन में बार बार उठते हैं, लगातार उठते रहते हैं। कवि का चेतन मन भी इस बात से अवगत है। वह भी अवचेतन मन की ललकार सुनता रहता है, परंतु अभी भी वह ठीक से नहीं जान पाया कि क्रांति का स्वरूप क्या हो, वह अपनी कविता को क्या रूप दे, कैसे अपनी आत्मा की वाणी को व्यक्त करे। यह सच है कि अंधेरे कमरे में टहलते हुए व्यक्ति की केवल पदचाप सुनाई देती है और कमरे के बाहर खड़ा व्यक्ति उस पदचाप को सुनकर वह अनुमान तो लगा लेता है कि कमरे में कोई चहलकदमी कर रहा है, पर घटाटोप अंधकार के कारण कमरे के भीतर टहलते व्यक्ति का रूपाकार उसे स्पष्ट नहीं होता। इसी प्रकार कवि का चेतन मन अपने अवचेतन मन में उठने गिरने वाले भावों तथा विचारों की सुगबुगाहट तो सुन रहा है,
पर उन विचारों तथा भावों का स्वरूप कभी स्पष्ट नहीं हो पाया। इस स्थिति में वह केवल यह अनुभव कर पा रहा है कि अब चेतन मन में विचारों की उथल पुथल हो रही है, भाव कुलबुला रहे हैं। कुछ ऐसा हो रहा है जो उसे बेचैन कर रहा है, शांति से बैठने सोने नहीं दे रहा। ये भाव और विचार अब चेतन मन और चेतन मन के बीच की दीवार को तोड़ चेतन मन में आने के लिए तड़प रहे हैं। कवि जानना चाहता है अपने अवचेतन में उठ रहे कुलबुला रहे भावों तथा विचारों के विषय में। इस जिज्ञासा के कारण उसके हृदय की धड़कन तीव्र हो जाती है, उसका हृदय धक धक करने लगता है और वह जानना चाहता है कि जो अस्पष्ट सी अनुभूति उसके मन में उठ रही है उसका स्वरूप कैसा है, वह क्या चाहती है और उसका विषय क्या है। इस अंश की विशेषताएं देखें तो पहला, इसमें आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन भाषा सशक्त भी है। दूसरा, बार बार धक धक खुद ब खुद शब्दों के प्रयोग ने अभिव्यक्ति को सशक्त बना दिया है। तीसरा, कविता के आरंभ में ही रहस्यपूर्ण तथा फंतासी परक वातावरण की सृष्टि है। इस कविता का दूसरा अंश देखें। घुलती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में लाल लाल कुहरा, कुहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक, रहस्य साक्षात। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की तो प्रस्तुत पंक्तियां मुक्ति बोध की कविता अंधेरे में से ली गई हैं। तालाब के आसपास के वातावरण में जहां पहले घना अंधकार था, परिवर्तन होता था। बिजली चमकने से जंगली वृक्षों की शाखाओं का दृश्य स्पष्ट हो जाता था। तभी वृक्ष के गहरे अंधकार में छिपी एक तिलस्मी गुफा का पत्थरों से बना द्वार धड़धड़ा कर खुलता है और एक अद्भुत रोमांचकारी दृश्य दिखाई देता है। इसकी व्याख्या देखें। कवि देखता है कि लाल मशाल की रोशनी गुफा के द्वार में प्रवेश करती है। गुफा के भीतर ही लाल लाल कोहरा छाया हुआ है। अचानक उस लाल लाल कोहरे में उसे एक विशालकाय पुरुष की आकृति दिखाई देती है। यह पुरुष भी रक्त की तरह लाल प्रकाश में पूरी तरह से डूबा हुआ सा दिखाई देता है। वह उस अद्भुत आकृति को देख भयभीत हो उठता है, क्योंकि वह उसे रहस्यमय प्रतीत होती है। प्रतीकार्थ यह है कि कवि के जड़ हृदय में जो अभी तक निष्क्रिय और अचानक आंतरिक चेतना, क्रांति की चेतना बिजली की तरह जागृत होती है, उसके कारण उसके मन में परस्पर विरोधी भाव और विचार उसी प्रकार एक दूसरे से लिपटते, टकराते, संघर्ष करते हैं, जैसे आंधी आने पर पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे पर झपटती और टकराती है। इस अंतर्द्वंद की परिणति होती है सात्विक ज्ञान में क्रांति की भावना जगाने तथा क्रांति करने के विचार में। यह क्रांति की चेतना
तीव्र तो है, पर है तो रहस्यमय, जिसका स्वरूप पहचानना कठिन है। इस अंश की विशेषताएं देखें तो रक्तालोक स्नात पुरुष कवि की अस्मिता उसकी आंतरिक चेतना का प्रतीक है। दूसरा, वातावरण गंभीर, आतंकमय, रोमांचक और रहस्यपूर्ण है। तीसरा, चाक्षुष बिंब द्वारा दृश्य और वातावरण को मूर्तिमान किया गया है। इस कविता का तीसरा अंश देखें। हर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब, अंधेरा सब और निस्तब्ध जल, पर भीतर से उभरती है सहसा सलील के तमश्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति। कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्काता है, पहचान बताता है, किंतु मैं हतप्रभ नहीं वह समझ में आता। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां मुक्ति बोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता से ली गई है, जिसमें तालाब उसके चारों ओर से घिरा अंधेरा और तालाब में उभरती श्वेत आकृति का प्रतीक है। यहाँ एक और तालाब का प्राकृतिक चित्र है, वहीं दूसरी ओर अवचेतन मन में उभरती प्रकट होती सात्विक भावना समाज के कल्याण के लिए चिंतित कवि की अंतर चेतना का चित्रण है। इसकी व्याख्या देखें। पूंजीवादी सभ्यता के गढ़ नगर के दूर पहाड़ी के पार तालाब है। उस तालाब के चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ है। तालाब के आसपास के वातावरण में तो सन्नाटा छाया हुआ है। उसका जल भी शांत, स्थिर तथा दर्पण की तरह पारदर्शी है। अचानक उस काले शांत जल में एक आकृति उभरने लगती है। वह स्पष्ट दिखाई देती है क्योंकि जल काला है तथा इस आकृति का रंग सफेद है। इस मनुष्य जैसी आकृति का चेहरा साफ साफ पूरी तरह दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे यह चेहरा पानी में फैलता जाता है। इसका आकार बड़ा होता जाता है। पास खड़े कवि को लगता है कि चेहरा मुस्कुरा रहा है तथा मुस्कुराकर अपनी आत्मीयता प्रकट करता है। बताता है कि वह उसका परिचित है, अजनबी नहीं, परंतु उसकी मुस्कुराहट और आत्मीयता देखकर भी कवि उस आकृति को नहीं पहचान पाता। उसे समझने में असमर्थ रहता है। अपनी इस दुविधा और असमर्थता के कारण कि वह उसे क्यों नहीं पहचान पा रहा, वह मूढ़ हतप्रभ सा रह जाता है। प्रतीकार्थ जो कवि का अभीष्ट अर्थ है, यह है कि कवि का चेतन मन अपने अवचेतन में धीरे धीरे उभरती क्रांति चेतना को सुगबुगाते तो महसूस करता है, उसे पहचानता भी है, पर खतरों के डर से अपनी अंतरात्मा तथा उसकी वाणी को सुनकर भी अनसुना कर देता है। पहचान कर भी ना पहचानने का बहाना करता है। इस अंश की विशेषताएं देखें तो श्वेत आकृति कवि की अस्मिता या अंतरात्मा का प्रतीक है, उसकी प्रतिछवि है। दूसरा, मुक्तिबोध की कविता में प्रायः गुफा और बावड़ी अवचेतन के प्रतीक है, पर यहाँ तालाब को अवचेतन
का प्रतीक बनाया गया है। तीसरा, वातावरण को रहस्यमय और भयावह बनाया गया है। चौथा, अंधेरा, उदासी, हताशा, जड़ता, विसंगतियों आदि का प्रतीक है। इस कविता का चौथा अंश देखें। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक ना पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिमाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह। आत्मा की प्रतिमा प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी। इसलिए बाहर के गुंजान, जंगलों से आती हुई हवा फूंक मार एकाएक मशाल ही बुझा दी कि मुझको यों अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। किसी काले डैश की घनी काली पट्टी हो आंखों में बंद गई, किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया, किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया मैं अचेतन स्थिति में। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां मुक्ति बोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता से ली गई है। तिलस्मी खो में स्थित रक्तलोक दिव्य पुरुष के भव्य रूप का वर्णन करने के उपरांत कवि उसे अपनी अस्मिता का, अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रतीक बताते हुए कहता है। इस अंश की व्याख्या देखें, जिसमें कवि कहता है, मेरी अस्मिता, मेरी अंतरात्मा की आवाज, मेरी क्रांतिकारी चेतना मेरे अवचेतन की गुफा के अंधेरे में बंदी बनी पड़ी थी। अब मैं उसे पहचान पाया हूँ। वस्तुतः मैं क्रांति का उद्घोष करना चाहता था, पर सुविधा भोगी मन तथा खतरों से भयभीत चेतन मन ने क्रांति का काव्य नहीं लिखने दिया, या चाहते हुए भी मैं वह नहीं लिख पाया। यह अंतर चेतना उसकी चेतना की पूर्ण अवस्था है। उसके द्वारा वह अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास कर सकता था, अपने जीवन को सार्थक और समाज के लिए उपयोगी बना सकता था। वह वस्तुतः अंतरात्मा का ही दूसरा रूप या उसकी प्रतिध्वनि है। उसमें एक और ज्ञान की दीप्ति है तथा दूसरी ओर संवेदनशीलता, जो उसे दूसरों के प्रति शोषितों तथा उत्पीड़ितों के प्रति द्रवित करती रहती है। अब तक मैं शोषण के लिए उत्तरदायी शक्तियों तथा शोषितों की व्यथा के मूल कारण को नहीं पहचान पाया था, या पहचान कर भी आंखें मूंदे हुआ था। पर अब पहचान गया हूँ तथा शोषकों के विरुद्ध क्रांति करने को तत्पर हो रहा हूँ। मेरी अंतर चेतना ने वर्तमान दुर्दशा के मूल कारणों को पहचान लिया। मेरे मन में अनेकानेक प्रश्न उठने लगे। मैं समस्या के विभिन्न पहलुओं पर गंभीरता पूर्वक सोचने तथा उसका समाधान पाने का प्रयास करने लगा हूँ। मुझे लगा कि मेरे मन को जो बातें झकझोर रही है वह सामान्य नहीं है। उन समस्याओं का समाधान पाने के लिए जो कदम उठाने होंगे वह खतरों से भरे हैं। क्रांति मार्ग पर चलने का परिणाम होगा पूंजीपतियों, शोषकों, सत्ताधारियों का कोप तथा उनके कोप के फलस्वरूप कारावास, शारीरिक यातनाएं तथा प्राणदंड। ये लोग
मुझे अपने अस्तित्व तथा सत्ता के लिए खतरनाक समझकर मुझे अपने मार्ग से हटाने की भरसक चेष्टा करेंगे। इन आसन्न खतरों की बात जो ही मेरे मन में आई, मैं डर गया। प्राण जाने की बात सोचकर कांप उठा और मेरा ज्ञान, मेरी अंतरात्मा का विद्रोही स्वर शांत हो गया। जिस ज्ञान के प्रकाश ने मार्ग दिखाया था, वह यकायक बुझ गया, जैसे जंगलों में चलती आंधी की तेज हवा गुफा में जलती मशाल को बुझा देती है। उसी प्रकार खतरों के भय ने मेरी ज्ञान ज्योति बुझा दी। इस ज्ञान ज्योति के बुझने, आत्मा की वाणी के मौन होने, क्रांति का विचार त्यागने का परिणाम यह हुआ कि मानसिक तनाव, मेरा अंतर्द्वंद और उसके कारण होने वाली मानसिक यातना और भी बढ़ गई। मेरी दशा उस व्यक्ति के समान हो गई जिसे मौत की सजा सुना दी गई हो, पर जिसको फांसी लगने में कुछ घंटे बाकी हो। जो अंतर्द्वंद, क्लेश, उधेड़ बुन, यातना उन थोड़े से घंटों में फांसी पर चढ़ाए जाने वाले व्यक्ति को होती है, वही मेरी भी हुई। मेरी अंतरात्मा भीतर घुटती रही, तड़पती रही। मैं क्रांति का काव्य लिखना चाहता था, पर खतरों के भय से नहीं लिख पाता था। इस अंश की विशेषताएं देखें तो पहला, मशाल ज्ञान तथा अंतरचेतना का प्रतीक है। जंगल की हवाएं जीवन की विषमताओं, शोषक वर्ग की धमकियों का प्रतीक है। दूसरा, चाक्षुष बिंब का प्रयोग किया गया है। इस कविता का 5वां अंश देखें। सूनापन सिहरा, अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे। शून्य के मुख पर सलवटे स्वर की, मेरे ही उर पर धसती हुई सिर। छटपटा रही है शब्दों की लहरें, मीठी है धूसर। अरे हाँ, सांकल ही रह बजती है द्वार पर। कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए ही बुलाता है। हृदय को सहला मानो किसी जटिल प्रसंग में सहसा होठों पर होठ रख कोई सच बात सीधे सीधे कहने को तड़प जाए और फिर वही बात सुनकर धस जाए मेरा जी। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की अंतर चेतना द्वंद्वग्रस्त है, पर वह अपने आंतरिक भावों को, जो अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरोधी हैं, अभिव्यक्त करने के लिए आतुर है और छटपटा रही है। इस अंश की व्याख्या देखें। अंतरचेतना की इस छटपटाहट का परिणाम यह होता है कि उसके मन की जड़ता, अकर्मण्यता कम होने लगती है। चेतना मन क्रांति का साहित्य लिखने के लिए तत्पर होता प्रतीत होता है। जिस प्रकार जल के ऊपर उसके बुलबुले बनते बिगड़ते, टूटते बनते रहते हैं, पानी में हलचल होती है, उसी प्रकार जल के चेतन मन में, जो अब तक जड़ था, विचारों तथा भावों की सिहरन होने लगती है। वह कुछ कहना चाहता है। जिस प्रकार मुख पर रेखाएं, माथे पर सिलवटे पड़ना गति की घोतक है, उसी प्रकार से उमड़ते विचार तथा भाव इस स्थिति में घोतक है कि मन की जड़ता धीरे धीरे टूट रही है
क्रांति के भाव हृदय को तथा क्रांति के विचार मस्तिष्क को उद्वेलित कर रहे हैं। जड़ता का यह टूटना मन तथा मस्तिष्क में क्रांति के भावों और विचारों को अंकुरित होना कवि की सुखानुभूति प्रदान करता है। ये विचार लहरिया है तो असहनीय भौतिक दृष्टि से कष्टकर, पर इनसे कवि को मानसिक संतोष मिलता है और वह सुखद प्रतीत होती हैं। जैसे कोई आगंतुक सांकल बजाकर कमरे या घर के भीतर रहने वाले को अपने आगमन की सूचना देता है, द्वार खोलने का आग्रह करता है, उसी प्रकार कवि की अंतर चेतना कवि के सुप्त जड़ निष्क्रिय चेतन मन में प्रवेश कर उसे काव्य रचना करने का संकेत और आग्रह करती है। यह अंतर चेतना क्रांति के भाव और विचार मेरे ही है, पर वह अब चेतन में सोए पड़े हैं। अब उन्हें जगाने का प्रयास किया जा रहा है। अब चेतन मन मुझे मेरा कर्तव्य समाज तथा मानव जाति के प्रति दायित्व बताता है, समझाता है और कर्तव्य पूरा करने की प्रेरणा देता है। उसका यह क्रिया व्यापार शुभ चिंतक सहृदय मित्र के समान है, जिस पर कोई अतरंग हितैषी मित्र मीठे मधुर शब्दों में आश्वासन भरी वाणी में अत्यंत निकट आकर मित्र को सच्ची, जटिल, कड़वी, रहस्यपूर्ण बात कहता है। उसी प्रकार अवचेतन मन कवि को बड़ी सहृदयता से उसका कठोर कर्तव्य समझाता है। कर्तव्य बोध होने पर कवि का मन दहल जाता है, वह भयभीत हो उठता है, क्योंकि कर्तव्य पूर्ति का मार्ग खतरों तथा कष्टों से भरा हुआ है। उस पर चलने का परिणाम नाना प्रकार की यातनाएं हो सकती है, प्राण भी जा सकते हैं। शोषकों तथा उत्पीड़कों के कारनामों को उजागर करना और क्रांति का संदेश देना खतरे मोल लेना ही तो है। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो पहला, इसमें चाक्षुष बिंब का प्रयोग किया गया है। दूसरा, बोलचाल की भाषा पर प्रतीकात्मकता के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। तीसरा, हृदय की सांकल खटखटा रहा है। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इस कविता के छठे अंश को देखें। वह बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदरे कगार तट पर, शोचनीय स्थिति में ही छोड़ देता मुझको। कहता है पार करो पर्वत संधि के गट्ठर, रस्सी के पुल पर चलकर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से, बजने दो सांकल। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो इन पंक्तियों में कवि अपने अंतर्द्वंद को प्रस्तुत कर रहा है। एक और वह अपने अंतर्मन की बात मानकर क्रांति का साहित्य लिखने को इच्छुक है, तथा दूसरी ओर ऐसा साहित्य लिखने के खतरों से आशंकित और भयभीत है। अंत में वह निर्णय करता है कि वह खतरे नहीं उठाएगा, अंतरात्मा की बात को नहीं मानेगा। इस अंश की व्याख्या देखें। मेरा अंतर्मन मुझसे बार बार कहता है
आग्रह करता है कि मैं पर्वत की ऊंची चोटी पर उसकी चट्टान के खुरदरे ढलवा किनारे पर खतरे की चिंता ना करके बैठ जाऊं। तात्पर्य यह है कि वह मुझे खतरनाक परिस्थितियों में क्रांति का साहित्य लिखने के लिए उकसाता रहता है। वह कहता है कि जिस प्रकार पर्वतारोही पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर बैठकर दूसरी चोटी तक पहुंचने के लिए रस्सी के पुल पर चलता है, खतरा उठाता है, प्राणों का मोह नहीं करता, उसी प्रकार मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं क्रांति के पथ पर चलने, दूसरों को क्रांति करने की प्रेरणा देने वाले साहित्य की रचना करता रहूं। भले ही यह कार्य बड़ा जोखिम भरा और कष्टकर है। उसकी बात सुनता हूँ, उस पर विचार करता हूँ, पर निर्णय नहीं कर पाता। असमंजस बना रहता है कि खतरा मोल लूं या टाल जाऊं। पर अंत में कायर मन खतरे उठाने से कतराता है और मैं निर्णय करता हूं कि अपनी अंतरात्मा की बात नहीं मानूंगा, क्योंकि वैसा करने से प्राण देने पड़ेंगे। मैं सोचता हूं कि अंतर चेतना की बात मानने पर मुझे यश कीर्ति मिलेगी, इतिहास में शहीद के रूप में मैं स्मरण किया जाऊंगा, पर मुझे प्राण देने पड़ेंगे। यश कीर्ति से अधिक मूल्यवान है प्राण। इसलिए मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर देता हूँ और मन को तसल्ली देता हूँ कि मेरी अंतर चेतना जब देखेगी कि उसका कोई प्रभाव मेरे चेतन मन पर नहीं पड़ रहा, तो वह स्वतः ही मौन हो जाएगी। जैसे बार बार सांकल बजाने पर भी जब द्वार नहीं खुलता, तो सांकल बजाने वाला व्यक्ति हताश होकर सांकल बजाना बंद करके लौट जाता है। उसी प्रकार कवि सोचता है कि जब वह अपने अवचेतन मन की बात क्रांति का साहित्य लिखने, शोषकों की निंदा तथा शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने वाले साहित्य की रचना के सुझाव को बार बार ठुकराएगा, तो हारकर अंतरात्मा की यह वाणी स्वतः ही मौन हो जाएगी। बार बार उसे असमंजस में नहीं पड़ना होगा। इस अंश की विशेषता देखें तो इसमें कवि के मानसिक द्वंद का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, तत्सम प्रधान शब्दों तथा उर्दू फारसी की शब्दावली के मिश्रण से अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण हो गई है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना अंधेरे में कविता के कुछ महत्वपूर्ण अंशों के बारे में। इसके आगे के अंशों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।